हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ कॉस्ट, और कल लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको सेमी वेरिएबल कॉस्ट के बारे में बताया था। देखो, एक एग्जांपल और करवा रहा हूँ। नंबर ऑफ यूनिट्स हैं 10, 30, 50, 70, 90। कॉस्ट है 1000। ठीक है, 1100, 1300, 1500, 1700। हमें पता लगाना है कि ये वेरिएबल कॉस्ट है या फिक्स कॉस्ट है। फिक्स तो हो ही नहीं सकती, नॉट अ फिक्स कॉस्ट एंड नॉट अ वेरिएबल कॉस्ट। रीजन, 100 के अंदर 10 का डिवाइड दूंगा तो 100 आएगा, 1100 में 30 का डिवाइड दूंगा तो फिर भी नहीं आएगा आंसर अपना। हो गई समस्या। तो ये है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से सबसे पहले निकालते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ये बातचीत हुई थी अपनी। फॉर्मूला था चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। कोई से भी दो लेवल ले लो, 1500 से 1300, 200 का चेंज, 50 से 70, 20 का चेंज। तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट हो गई 10 रुपए की। फिर निकालते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कोई सा भी लेवल ले लो, 70 को 10 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा, 700। ठीक है बेटा, इसको 900 ही रखेंगे ना अपन, ये 900 है। फिर आ जाओ, फिक्स कॉस्ट निकालनी है। फॉर्मूला था टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। 70 के लेवल पे टोटल कॉस्ट है 1500, माइनस कर दूंगा 700 को तो फिक्स कॉस्ट आ गई 800। आई समझ में? नोट करो एग्जांपल। हो गया?
वो पॉसिबल ही नहीं है, फिर कैलकुलेट कर पाना ही पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 2, नंबर ऑफ यूनिट्स है 20, 50, कॉस्ट है 4000, 7000, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ 90 यूनिट्स, स्टार्ट। आपको करना है, जल्दी से कीजिए। करो। आ गया आंसर? क्या आया? पक्का? सोच लेना, सही तो है। डन? पक्का? चलो मैं आगे। देखो, एकदम सही है। 20 की 4000, 50 की 7000, तो सबसे पहले निकालूंगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। 2000 का चेंज है, यहां पे चेंज है 40 का, तो पर यूनिट कॉस्ट हो गई 50 रुपए। टोटल वेरिएबल कॉस्ट 50 रुपए मल्टीप्लाई बाय 20 का ले लेते हैं, 1000। सॉरी, कॉस्ट में 3000 का चेंज आया है बेटा, और ये 30 है, तो ये 100 रुपये आएगा, सॉरी फॉर दैट। 100 × 20 किया गया 2000, तो फिक्स कॉस्ट हो जाएगी 4000 माइनस 2000 इक्वस टू 2000। 90 यूनिट पे सबसे पहले फिक्स कॉस्ट तो रहेगी वही 2000, वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी 90 इंटू 100, 9000, टोटल आएगा 11000। डन। एग्जाम्पल 3, 60% पे कॉस्ट है 6-7 हजार, 80% पे कॉस्ट है 9 हजार। कैलकुलेट कॉस्ट एट 30% लेवल। करो।
हो गया ना खत्म, क्या आया? पक्का? परसेंटेज को इग्नोर करो, सीधा निकालो वेरिएबल कॉस्ट। 2000 का चेंज आया है 20 पे, तो ये हो गया 100, मतलब पर परसेंटेज पे 100 बढ़ती है, तो 30% पे कितनी बढ़ेगी? 3000, पहली बात। 60% पे 6000, 60% में 6000, तो फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 7000 माइनस 6000 इक्वस टू 1000, तो 3000 प्लस 1000, टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 4000। डन, खत्म। बात समझ में आ गई ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर कॉस्ट की। अब बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। कॉस्ट के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शंस के अकॉर्डिंग कॉस्ट कितने टाइप की होती है, आज उनके बारे में अपन बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले एक आती है प्रोडक्शन कॉस्ट, फिर आती है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, एक आती है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। कल बताए थे ओवरहेड्स, ओवरहेड्स के अंदर भी यही थे, तो जितने भी ओवरहेड्स होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ही कहलाते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। देन ये किसके भी आप पे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, नोट करो। डन, चलो आगे। उसके बाद आ जाओ ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी। कंट्रोलेबल कॉस्ट, और दूसरी होती है अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। ठीक है, सबसे ज्यादा कंट्रोल किया जा सकता है सारी की सारी डायरेक्ट कॉस्ट को और फैक्ट्री के अंदर होने वाले ओवरहेड्स को, सब हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, बट अदर ओवरहेड्स
can be controllable as well as uncontrollable. आगे बात समझ में? डन. बेसिकली देखा जाए, जो हमारे डिसीजन को अफेक्ट करेगी वो तो कंट्रोलेबल है, और जो हमारे डिसीजन को अफेक्ट नहीं करेगी वो अनकंट्रोलेबल है. ठीक है, जस्ट वेट अ सेकेंड. एक होती है ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मलिटी. इसमें दो कॉस्ट आती हैं. एक होती है नॉर्मल कॉस्ट, जो कि हमेशा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में लगती है. एक होती है एबनॉर्मल कॉस्ट. ये एबनॉर्मल सिचुएशन में ही लगेगी. अब ये एबनॉर्मल सिचुएशंस क्या होती हैं, उसको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे फ्लड आ गई, अर्थक्वेक आ गया, इन केसेस में जो कॉस्ट लगेगी, लॉस हो रहा है, तो वो हो गई एबनॉर्मल सिचुएशन. हमेशा ध्यान रखना, नॉर्मल कॉस्ट चार्ज होती है प्रोडक्ट के ऊपर, एबनॉर्मल कॉस्ट हमेशा जाती है कॉस्टिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर. डन, नोट करो. हो गया, चलूं आगे.
अब आ जाओ अदर्स एंड डिसीजन मेकिंग के अकॉर्डिंग कॉस्ट कौन कौन सी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब चालू है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहली कॉस्ट मिलेगी आपको प्री डेटरमाइंड कॉस्ट। अब ये कॉस्ट कौन सी होती है, नाम से ही क्या है, प्री डेटरमाइंड कॉस्ट। कॉस्ट which is computed in advance before प्रोडक्शन। प्रोडक्शन से पहले अगर मुझे किसी भी तरीके की कॉस्ट के बारे में पता है और उसका मैंने कैलकुलेशन कर लिया है तो उसको बोलते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। प्री डेटरमाइंड कॉस्ट एक होती है स्टैंडर्ड कॉस्ट। इट इज प्री डेटरमाइंड कॉस्ट which is calculated from management after making adjustment in past as well as future। फ्यूचर में महंगाई बढ़ेगी, पास्ट में जो हुआ था उसको भी पिक करेंगे, दोनों के बीच में जो होगी। एक होती है मार्जिनल कॉस्ट, बहुत अच्छे से पढ़ी है आपने इको में। कॉस्ट एडिशनल कॉस्ट incurred on additional output या additional units। all marginal cost equals to वेरिएबल कॉस्ट। हमेशा ध्यान रखना वेरिएबल कॉस्ट ही क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट होती है। फॉर्मूला पढ़ के आते हैं Tn - Tn - 1 वाला, राइट। रुक जाओ अभी, बहुत सारी है। एस्टिमेटेड कॉस्ट, प्रस्पेक्टिव कॉस्ट, इन गिवन सिचुएशन एंड टाइम पीरियड। देखो, स्टैंडर्ड तो आपने सेट किया पास्ट के अकॉर्डिंग और फ्यूचर के अकॉर्डिंग, लेकिन अभी का क्या टाइम चल रहा है, ऑन स्पॉट क्या कॉस्ट लगने वाली है। पर्सपेक्टिव, आज के टाइम पे आज की सिचुएशन को देखते हुए कॉस्ट क्या लगेगी उसे बोलेंगे एस्टिमेट कॉस्ट। डन। इसके बाद आती है डिफरेंशियल कॉस्ट। चेंज इन कॉस्ट ऑफ टू लेवल ऑफ आउटपुट, या तो इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। कैसे, 10 यूनिट पे लग रहे हैं 100 रुपए, 20 पे लग रहे हैं 50, 150 रुपए, 30 पे लग रहे हैं 170 रुपए। तो यहां से कितने का चेंज आया,
इसे क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल कॉस्ट। यहां पे कितने का चेंज आया, 20 का, तो इसको भी क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल कॉस्ट। अगर इंक्रीज होगी तो बोले इंक्रीमेंटल कॉस्ट, डिक्रीज होगी तो बोलेंगे डिक्रीमेंटल कॉस्ट। डन। इन 5 को पहले नोट करो, अभी बहुत सारे हैं इस कैटेगरी के अंदर।
चलें आगे। डिफरेंशियल कॉस्ट समझ में आ गई क्या होती है? कॉस्ट में चेंज होगा, मार्जिनल होती है, चेंज होती है तो, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल आती है। ये पर यूनिट इक्वल दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। हुआ तो इंक्रीज है ना, देखा जाए तो ऑल ओवर इंक्रीज है ना। ठीक है। इम्प्यूटेड कॉस्ट सुना है इसके बारे में? सुना है। इसका मतलब तो सुना है ना। नॉशनल कॉस्ट, जिसके अंदर नो कैश आउटफ्लो। इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ये इम्प्लिसिट कॉस्ट है। राइट। नॉशनल कॉस्ट बोलते हैं जिसके अंदर कैश का कोई भी आउटफ्लो नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खुद की कॉस्ट होती है, जेब से देनी नहीं पड़ती। देन नोट करो। देन चलो आगे। कैपिटलाइज कॉस्ट, कॉस्ट which is used for purchase and recording of assets। कैपिटल कॉस्ट बोलते हैं ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक होती है प्रोडक्ट कॉस्ट, कॉस्ट which directly charge to product। All variable costs are प्रोडक्ट कॉस्ट। जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट होगी ना, वो डायरेक्टली प्रोडक्ट पे लगेंगी, जितना प्रोडक्ट बनेगा उसके ऊपर ही लगेंगे, तो उन्हें बोला जाता है प्रोडक्ट कॉस्ट। नोट करो। देन चलो आगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है?
कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, सभी को पता है अच्छे से ये तो। एक होती है संक कॉस्ट, संक डूबना, कॉस्ट which is incurred in past and continue in present as well as in future। सबसे बेस्ट एग्जांपल है डेप्रीशिएशन। एसेट्स परचेस कर ली, पास्ट में भी डेप्रीशिएशन लग रहा था, प्रेजेंट में भी लगेगा, और जब तक एसेट्स की वैल्यू जीरो नहीं हो जाएगी तब तक, ठीक है, ये हमारे डिसीजन को कभी भी अफेक्ट नहीं करती है। डन, नोट करो। चलो आगे। एक होती है आपकी पीरियड कॉस्ट, कॉस्ट which charge on the basis of टाइम। तो जितनी भी फिक्स्ड कॉस्ट होती है ना, वो सारी की सारी टाइम के अकॉर्डिंग लगती है। रेंट इसका बेस्ट एग्जांपल है, राइट। एक होती है इंजीनियर्ड कॉस्ट, कॉस्ट which result specifically cause and effect relation। कोई कॉज होगा, उसका इफेक्ट आएगा तो ही कॉस्ट लगेगी, तो उसे बोलते हैं इंजीनियर्ड कॉस्ट। जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट होती है ना, वो सारी की सारी इंजीनियर्ड। यूनिट्स बढ़ेंगे तो डायरेक्ट कॉस्ट बढ़ेगी, यूनिट्स कम होंगे तो डायरेक्ट कॉस्ट कम होगी, तो कॉज और इफेक्ट रिलेशन हो गया ना यहाँ पे डायरेक्टली। ऊपर एक इम्प्लिसिट कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट लिखी ली थी तुम लोगों ने, इम्प्लिसिट कॉस्ट लिखी थी ना ये कभी, या इम्प्यूटेड कॉस्ट लिखी थी? एक और लिख लेंगे इसकी जगह पे, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जिसका दूसरा नाम होता है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, जहां पे कैश का आउटफ्लो होगा। ठीक है, नोट करो।